एक लड़की एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। घर के लोग उस लड़की को बहुत समझाते हैं, पर वह लड़की नहीं मानती है। एक दिन वह लड़की उसी लड़के के साथ फरार हो जाती है। वह लड़का एक दिन उस लड़की को एक कोठे पर ले जाकर के 5 लाख रुपए में बेच देता है। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई। हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है झारखंड के बबुरी गांव की। यहीं के रहने वाले रामदास जी, इनके पत्नी का नाम कलावती देवी था। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। बेटे का नाम सूरज था और बेटी का नाम संध्या था। रामदास जी पेशे से नेकपाल थे। रामदास जी अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। रामदास जी अपने दोनों बच्चों को अच्छे खासे स्कूल में पढ़ाया करते थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में बड़े ही तेज तर्राक, बड़े ही खूबसूरत थे। विद्यालय के सभी अध्यापक सूरज और संध्या की काफी तारीफ किया करते थे। रामदास जी के दोनों बच्चों के अर्थात सूरज और संध्या की काफी तारीफ करते थे। दोनों बच्चे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेते हैं तब सूरज एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए पटना चला जाता है और संध्या अपनी पढ़ाई वहीं रोक देती है। अब संध्या आगे नहीं पढ़ती है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन संध्या अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने के लिए गई हुई थी। एक गोलगप्पे की दुकान पर सहेलियों के साथ गोलगप्पे खा रही थी। तभी मोटरसाइकिल से एक नौजवान लड़का वहीं आकर के रुकता है। वह लड़का बड़ा ही खूबसूरत था। उसका नाम चंदन था। जब संध्या चंदन को देखती है और चंदन संध्या को देखता है तब दोनों मुस्कुराने लगते हैं। चंदन संध्या को मुस्कुराते हुए देख करके अपना मोबाइल नंबर कागज पर लिख करके वहीं फेंक देता है। संध्या उस कागज को उठा लेती है। उस कागज पर चंदन का मोबाइल नंबर देख करके संध्या बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। जब संध्या बाजार से घर जाती है वापस लौट करके, तब अपनी छत पर बैठ करके चंदन के मोबाइल पर फोन लगा देती है। चंदन फोन को उठा लेता है। दोनों में बातें होने लगती है। बात ही के दौरान चंदन को संध्या का नाम पता चलता है और संध्या को चंदन का नाम पता चलता है। इससे पहले लोग दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब दोनों रोज फोन पर बातें करने लगते हैं। समय समय पर दोनों छिप छिप कर मिलते भी रहते थे। अब संध्या चंदन के प्यार में पागल सी हो जाती है। जब तक संध्या चंदन से बातें नहीं करती थी उसको चैन नहीं मिलता था। एक दिन संध्या बाजार का बहाना करके अपने घर से निकलती है। रास्ते में चंदन को फोन करके बुला लेती है। चंदन अपनी बाइक लेकर के वहां आ जाता है। अब संध्या चंदन की बाइक पर बैठ करके चंदन के साथ बाजार में घूम रही थी। तभी अचानक संध्या का भाई दिखाई दे देता है। संध्या का भाई सूरज पटना से अपने घर घूमने के लिए आ रहा था क्योंकि स्कूल की कुछ दिन की छुट्टी हो चुकी थी। जब सूरज संध्या को चंदन के साथ घूमते हुए देखता है तब संध्या को तो पहचान जाता है क्योंकि उसकी बहन ही थी, उसको पहचान जाता है, पर चंदन को नहीं पहचान पाता है कि आखिर वह लड़का है कौन। अब सूरज अपने घर पर आता है। इधर कुछ ही देर बाद संध्या भी अपने घर पर आ जाती है। अब सूरज संध्या को अपने पास बुलाकर चंदन के बारे में पूछने लगता है। संध्या से पूछता है कि वह कौन लड़का है, किसके साथ तुम घूम रही थी। तब संध्या कुछ नहीं बताती है, बस केवल अपने भाई की बात को सुनती रहती है, कुछ बताती नहीं है। तब सूरज सारी बात अपनी माता पिता को बता देता है। संध्या की सारी बात बता देता है अपने माता पिता से कि एक लड़की के साथ यह बाजार में घूम रही थी। अब संध्या के माता पिता संध्या को खूब समझाते हैं, कहते हैं बेटी तुम ऐसा गलत कदम मत उठाओ, हम तुम्हारी शादी एक अच्छे खासे घराने में करेंगे, तुम हंसी खुशी अपने ससुराल जाओगी, अपना जीवन यापन करोगी। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या करेंगे, कब तुम्हें धोखा दे देंगे। पर वह लड़की अपने माता पिता की एक भी नहीं सुनती है। एक दिन संध्या चंदन के साथ अपने घर से फरार हो जाती है, अर्थात भाग जाती है। चंदन संध्या को अपने साथ लेकर के कलकत्ता चला आता है। कुछ दिन तक चंदन और संध्या एक साथ एक किराए के रूम में रहने लगते हैं। जब वो भाग जाती है तो चंदन उसको संध्या को लेकर के कलकत्ता चला जाता है, हावड़ा शहर के पास। वहीं एक रूम लेकर के, किराए का रूम लेकर के वहीं दोनों रहने लगते हैं।
दोनों साथ साथ खूब मजे करते हैं, अय्याशियां करते हैं। एक दिन चंदन संध्या को अपने साथ लेकर के कलकत्ता की सबसे बड़े रेड लाइट एरिया अर्थात सबसे अधिक वेश्यावृत्ति वाला जगह सोनागाछी के कोठे पर लेकर के आता है। सोनागाछी कोठा कलकत्ता में है, हावड़ा शहर के पास, और वह पूरे भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। वहीं चंदन संध्या को लेकर के चलाता है। यही चंदन संध्या को 5 लाख रुपए में इसी कोठे की मालकिन चंपा बाई के हाथों संध्या को बेच देता है और वहां से फरार हो जाता है। बेच करके वहां से भाग जाता है, घर चलाता है। अब संध्या को जब इस बात की जानकारी मिलती है कि चंदन उसे चंपा बाई के हाथों 5 लाख में बेच दिया है, और उसे यह भी जानकारी लगती है कि चंदन ऐसे ही भोली भाली लड़कियों के साथ प्यार का जाल, अपने प्यार के जाल में उन लड़कियों को फंसा करके कुछ दिन तक उनके साथ अय्याशियां करता है, मौज करता है, फिर उन्हें इसी कोठे पर लेकर के आता है और बेच देता है। जब इतनी बात संध्या सुनती है तब वह आग बबूला हो जाती है। उसे अब कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह बेचारी देह व्यापार करने पर मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है, क्योंकि वह उस कोठे पर बिक चुकी थी। पर उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती है। जब धीरे धीरे कुछ दिन का समय बीत जाता है, जब कोठे की मालकिन चंपा बाई को यकीन हो जाता है कि अब संध्या कहीं नहीं जाने वाली है, अब वो यहीं रहेगी, क्योंकि अब तो वह देह व्यापार भी कर रही है, उसे पूर्ण यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तब संध्या एक दिन चुपके से वहां से फरार हो जाती है, उस कोठे से फरार हो जाती है। वो वहां से सीधे झारखंड अपने गांव वाले बाजार में जा आती है, जहां से पहली बार चंदन से संध्या को मुलाकात हुई थी। यहीं आकर के किराए का रूम लेती है और उसी रूम में रहने लगती है और अपना हाव भाव कुछ अलग बना लेती है। वो इतना अधिक मेकअप करती है, वह ऐसा पहनावा पहनती है कि उससे पहले जो लोग पहले देख चुके थे वह लोग बाद में देखते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं। अब संध्या केवल चंदन की ताक में लगी रहती है, वहां किराए का रूम लेकर के रहती है। अब केवल चंदन की ताक में लगी रहती है कि कब चंदन से मुलाकात हो और अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत करे। एक दिन उसी बाजार में घूम रही थी, तभी मोटरसाइकिल से आते हुए चंदन दिखाई देता है। जब काल सर पर मंडराता है साहब ना, तो आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है और पता नहीं कब कैसे उसकी मुलाकात अपने काल से हो जाए। अब संध्या चंदन के इर्द गिर्द मंडराने लगती, चंदन को जब देखती है तो उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। चंदन संध्या को देखता है तब पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसके हाव भाव कुछ अलग हो चुके थे। अब संध्या चंदन को देख करके मुस्कुराने लगती है, चंदन भी संध्या को देख करके मुस्कुराने लगता है। उसे लगा कि यह कोई दूसरी लड़की है। संध्या संध्या यहाँ कैसे आ सकती है, उसको तो मैंने कोठे पर भेज दिया है, वह तो वहां के बंधन में फंसी होगी। संध्या धीरे धीरे चंदन को आंखों से इशारा करके उसका मोबाइल नंबर मांगती है। चंदन अपना मोबाइल नंबर एक पर्ची पर लिख करके संध्या के आगे फेंक देता है, जैसे पहले फेंक चुका था। संध्या उस पर्ची को उठा लेती है। जब चंदन उस पर्ची को उठाते हुए देखता है तब बहुत खुश होता है। उसे लगा कि एक शिकार और उसके जाल में फंस चुका है। अब संध्या सीधे अपने रूम पर आती है, वहां से नंबर लेकर के अपने रूम पर जाती है और रात को चंदन को फोन लगा देती है। चंदन से अपना नाम गीता गीता बताती है, चंदन से खूब बातें करती है। चंदन अब उसके प्यार के जाल में फंस जाता है। एक दिन संध्या चंदन को अपने रूम पर बुलाती है, कहती है चंदन हमारे रूम पर आप आ जाइए, हमारे रूम पर कोई नहीं रहता है। बात जब आगे बढ़ती है, कुछ दिन बात करते करते जब एक दिन चंदन के मोबाइल पर फोन लगाकर कहती है आप हमारे रूम पर चले आइए, हमारे रूम पर कोई नहीं रहता है, मैं अकेली इस रूम में रह करके पढ़ाई करती हूँ, हम दोनों खूब मौज करेंगे साथ में रह करके। चंदन यह बात सुनकर बहुत खुश होता है। अब चंदन शाम होते होते संध्या के रूम पर पहुंच जाता है। संध्या चंदन को बड़े प्यार से अपने कमरे में बुलाती है, बैठाती है और बैठने के लिए आसन देती है। चंदन बैठ भी जाता है। फिर संध्या चंदन के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है और उसी चाय में नींद की गोली डाल देती है। चाय बनाती है, नींद की गोली उसी चाय में डाल देती है। फिर चंदन को वह चाय पीने के लिए दे देती है। चंदन कुछ समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है और उस चाय को बड़े प्यार से पी लेता है।
अब चाय पीने के कुछ ही मिनट बाद चंदन को नींद आने लगती है। चंदन संध्या के ही बेड पर सो जाता है। इतने में संध्या मौका पाकर चंदन का एक धारदार हथियार से उसकी गला रेत करके उसकी हत्या कर देती है। वहीं तड़प करके चंदन अपने दम को तोड़ देता है। फिर इधर संध्या तुरंत वहां से उठती है और थाने में, वहीं के थाने में पहुंच जाती है और खुद ही दरोगा साहब से सारी बात को बताती है। यह बात सोशल मीडिया के जरिए, चैनलों के जरिए, न्यूज के जरिए चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है। जब इस बात की जानकारी संध्या के माता पिता और उसके भाई को लगती है, वे लोग भी बड़े हैरान होते हैं उसकी बात को सुनकर के। इधर संध्या जेल में अपनी जुर्मों की सजा भोगती है। जब जुर्मों की सजा भोग लेती है, तब जिस दिन वह रिहा होने वाली थी, तब संध्या के माता पिता, उसके भाई उसको अपने घर लाने के लिए जाते हैं। वहां जाकर के संध्या से मिलते हैं और संध्या को घर लाने के लिए कहते हैं, तो संध्या घर आने से इनकार कर देती है। घर के माता पिता भाई बहुत समझाते हैं पर वह नहीं मानती। वह कहती कि मैं कौन सा मुंह लेकर के अपने घर चलूं, मैं कैसे रहूंगी। आप लोग भले हमारे माता पिता हैं, भाई हैं, आप लोग हमें बहुत प्यार देंगे, पर मैं लज्जा के मारे रह नहीं पाऊंगी। हमें हमेशा एक लज्जा सी आती रहेगी, शर्म सी आती रहेगी। मैं कौन सा मुंह लेकर के लोगों के सामने रहूंगी, मैं घर नहीं चलूंगी। बहुत लोग समझाते हैं पर वह लड़की नहीं मानती है। फिर वहां से अपने उसी कोठे पर, सोनागाछी कोठे पर चली जाती है और वहीं अपना जीवन यापन करती है। बस आज की कहानी इतने तक। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो, क्या संध्या चंदन का कत्ल किया तो ठीक किया कि गलत किया, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट भी बताएं, इस बात को बताएं हमें। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।